दिल्ली में नहीं मिला बेड तो एम्बुलेंस से मुंबई पहुंची मशकूक कोरोना मरीज। जी हां, दिल्ली की रहने वाली खुशबू मिश्रा को सांस लेने में तकलीफ हुई तो वो दिल्ली के अस्पताल पहुंची तो उन्हें वहां बेड नहीं मिला। इसके बाद उन्होंने अपने किसी रिश्तेदार से मुंबई में बात की और सीधे दिल्ली से एम्बुलेंस लेकर मुंबई पहुंच गई। खुशबू मिश्रा को मुंबई से मुतसल नवी मुंबई में उन्होंने खारघर के एपिक्स अस्पताल में दाखिल मिला। फिलहाल खुशबू का इलाज चल रहा है। खुशबू 7 महीने की हामला है और उन्हें सीने में इन्फेक्शन है और सांस लेने में तकलीफ भी हो रही है। ठीक है, आपको क्या तकलीफ हुई थी वहाँ पर? सांस लेने में दिक्कत हो रही थी। कितने दिन से हो रही थी? बस 1 दिन से। 1 दिन से था। इस समय आप प्रेग्नेंट हैं? कौन सा महीना चालू है आपको? 7। तो फिर वहाँ पे और भी अस्पतालों में आपने ट्राई किया हॉस्पिटल बेड के लिए? अच्छा, तो मतलब लगभग कितने हॉस्पिटल में आपने ट्राई किया? भोपाल के अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी और ऑक्सीजन फिलिंग स्टेशनों पर लंबी लंबी कतार देखते हुए भोपाल एमएलए आरिफ मसूद ने छत्तीसगढ़ के वज़राला भूपेश बघेल को खत लिखकर भोपाल में यौमिया तौर पर एक टैंकर ऑक्सीजन मुहैया करने का मुतालबा किया है। भोपाल एमएलए आरिफ मसूद ने यौमिया तौर पर आने वाले एक टैंकर ऑक्सीजन की कीमत अपने पास से अदा करने का भी ऐलान किया है। आरिफ मसूद ने ऑक्सीजन मुहैया करने को लेकर कमलनाथ और सुरेश से भी मदद की अपील की है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी से संपर्क साधा और मैंने उनको चिट्ठी भी लिखी है और माननीय कमलनाथ जी को भी मैंने कहा है और आदरणीय सुरेश पचौरी जी से भी दरखास्त करी है कि भूपेश बघेल जी से बात करें और भोपाल में प्रतिदिन एक टैंकर की व्यवस्था कर दें। उसकी जो शुल्क होगी वो राशि मैं अपने पास से व्यक्तिगत भरूंगा, जो भी शुल्क लगेगा, और वो जिन अस्पतालों में चाहें भोपाल के तमाम अस्पतालों को देने का प्रयास करें निःशुल्क, और जो राशि होगी मैं करूँगा। बस जल्द से जल्द मैं उम्मीद करूँगा कि भूपेश बघेल जी इस तरफ ध्यान देंगे। औरंगाबाद के घाटी दवाखाने में 2 ऑक्सीजन टैंक नस्ब किए गए हैं। इस मौके पर औरंगाबाद के एमपी इम्तियाज जलील, जिला कलेक्टर सुनील चौहान और मेडिकल डीन मौजूद थे। इजाफी ऑक्सीजन टैंक की वजह से अब घाटी दवाखाने के सुपर स्पेशलिस्ट वार्ड में 200 से 250 बिस्तरों की गुंजाइश हो गई है। इस तरह मुस्तकबिल में घाटी अस्पताल में कोरोना के मरीजों को ऑक्सीजन की कमी नहीं होगी। इस मौके पर एमपी इम्तियाज जलील ने जिले के आला हुकाम की जदोजहद की सताइश की और मरीजों के रिश्तेदारों से अपील की कि वो डॉक्टरों और तिब्बी अमले के साथ ताउन करे ताकि मुसीबत की इस घड़ी में एक दूसरे की मदद से हालात पर काबू पाया जा सके। तय किया कि हम ऑक्सीजन की कमी को है वो अपने तौर के ऊपर कम कर सकते हैं। जो भी कंपनी थी उसको इमीडिएट ऑर्डर दिया गया और उनको बताया गया कि इतने फिक्स टाइम के अंदर आपको ये काम करने का है, और वो काम कमीशन हो गया है। मंडे से हमारे पास ऑक्सीजन कम से कम सुपर स्पेशलिटी बिल्डिंग के अंदर इसकी कमी नहीं रहेगी। इसकी वजह से तकरीबन 200 से 250 और बेड्स हम ऐड कर रहे हैं जो ऑक्सीजन के बेड्स रहेंगे, तो बहुत ज़्यादा इसका फ़ायदा होगा। रेमडेसिविर के ताल्लुक से ये है कि चूँकि एक दूसरी कंपनीज मैन्युफैक्चर करती है, उनके ऊपर लगातार प्रेशर बनाए हुए है कि ज़्यादा से ज़्यादा इंजेक्शंस यहाँ पर दे। ये पूरी प्रक्रिया के अंदर मैं औरंगाबाद के जितने भी अधिकारी है, चाहे वो जिलाधिकारी सुनील चौहान साहब हो, सुनील केंद्रेकर साहब हो या म्यूनसिपल कमिश्नर हो, डीन है यहाँ के, या सुधीर चौधरी साहब जो सुपर स्पेशलिटी बिल्डिंग के इंचार्ज है, ये सभी लोगों की मेहनत की वजह से आज ये पॉसिबल हुआ है। तो इसकी बहुत बड़ी राहत है तो पेशेंट्स को। आकोला में गुज़िश्ता 1 साल में कोरोना के सबब 1100 से ज्यादा अफराद हलाक हो चुके हैं। पिछले 1 हफ्ते में 150 से ज्यादा लोगों की जिंदगी मूसी वबा कोरोना ने छीन ली है। अगर हालात यूं ही रहे तो परेशानियों में मजीद इजाफा हो सकता है। राजधानी भोपाल में कोरोना कर्फ्यू के बीच बेसबब सड़कों पर घूमने वालों को पुलिस ने सबक सिखाना शुरू कर दिया है। पिछले 10 दिनों से पुलिस के जरिए सड़कों पे बेवजह घूमने वालों को समझाकर छोड़ दिया जाता था, मगर जब ऐसे लोग अपनी हरकतों से बाज नहीं आए तो आज बाकायदा भोपाल कलेक्टर और डीआईजी ने सड़कों पर उतरकर ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई की। बेवजह गाड़ियों से घूमने वालों के न सिर्फ चालान काटे गए बल्कि उन्हें पुलिस की गाड़ियों में बिठाकर हवालात में भी पहुंचाया गया। अनावश्यक जो घरों से बाहर निकल रहे हैं उनके खिलाफ आज कार्रवाई की रही, बाकायदा उनको लेकर
गाड़ी में बिठाया जा रहा है। सर क्या है इसमें अभी हम लोग सड़कों पे सभी जगह चेक कर रहे हैं। पुलिस का जो जेल वाहन है वो हमारे साथ है। ऐसे सभी लोग जो अनावश्यक आवागमन कर रहे हैं, जिनको घर से निकलने की आवश्यकता नहीं है फिर भी बाहर आ रहे हैं, उन सभी को जेल वाहन में ले जाया जा रहा है और हम लोग ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि अनावश्यक मूवमेंट जो है वो ना। सर कितना टाइम रखेंगे इनको, कहाँ रखेंगे, या सिर्फ एक राउंड उनको? इन सभी के विरुद्ध 188 के तहत कार्रवाई की जाएगी, इनसे बॉन्ड भरवाया जाएगा, उसके बाद ही इनको रिहा। तो जो लोग अनावश्यक निकल रहे हैं, बहानेबाजी कर रहे हैं तरह तरह की, उनको जो है जेल वाहन में बैठा करके और उसके बाद जो है अभी इनके विरुद्ध जो है 188 की कार्रवाई भी की जा रही है, ताकि संदेश चला जाए कि अनावश्यक जो बहानेबाजी करेंगे उनको उनके विरुद्ध बहुत ही सख्त कार्रवाई की। लॉकडाउन की वजह से नांदेड़ में बेघर और बेसहारा लोगों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। खास तौर पर फुटपाथ पर रहने वाले लोगों के लिए खाने पीने का इंतजाम करना मुश्किल हो गया है। ऐसे में कमल फाउंडेशन नामी तंजीम के जिम्मेदारान सड़कों पर निकल रहे हैं और बेघर और बेसहारा लोगों में फूड पैकेट और बिस्किट तकसीम कर रहे हैं ताकि भूख की वजह से किसी की जान न जाए। नांदेड़ में लॉकडाउन नाफिज है, जिसकी वजह से होटलें भी बंद है। इंतजामिया ने भी अपने तौर पर बेसहारा लोगों के लिए खाने पीने का कोई इंतजाम नहीं किया है, जिसकी वजह से लोगों को मुश्किलात का सामना है। अमित पेटकर आणि कमल फाउंडेशन यांच्या संयुक्त विद्यमानाने गेली 2 ते दिवस झालं लॉकडाऊन असलेल्या काळामुळे गरिबांना अन्न वाटपाचा आम्ही नांदेडमध्ये योजत आहोत। आज संपूर्ण बंद असल्यामुळे आज पण आम्ही बिस्किट वाटपाचा कार्यक्रम केला आहे। जे काही रस्त्यावरचे जे बेगर्स असतात, भिकारी असतात, रस्त्याच्या बाजूला बसलेले असतात, ज्यांना घरदार वगैरे नसते, ज्यांचा अन्नपाण्याचा काही ठिकाणा नसते, त्यांना आम्ही अन्न वाटप। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। खैर मकदम है, कोरोना कहर में इंसानी रिश्तों का तकद्दुस पामाल होते तो हम हर रोज़ देख रहे हैं, मगर इस मुश्किल दौर में भी कुछ ऐसे लोग हैं जो बिला लिहाज कौम व मिल्लत अपनी खिदमात को अंजाम दे रहे हैं। ऐसे ही लोगों में भोपाल के अनवर खान भी हैं, जो तपती धूप में रोज़ा रखकर लोगों को मुफ्त ऑक्सीजन पहुंचाने का काम कर रहे हैं। अनवर खान पहले भी ऑक्सीजन के जरिए अपनी गुजर बसर का काम करते थे, मगर जब उन्होंने देखा कि ऑक्सीजन की कमी के सबब कुछ लोगों की जानें चली गई हैं, उन्होंने एके ऑक्सीजन के नाम से अपनी सोसाइटी कायम की और इसके तौसत से बिला लिहाज कौम मिल्लत खिदमत के लिए निकल पड़े। ऐसा नहीं है कि अनवर अकेले हैं, बल्कि उनका पूरा घराना इस काम में लगा रहता है। किसी का फोन आया और उसने अस्पताल का नाम बताया, अनवर अपनी गाड़ी लेकर उसे ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए निकल पड़ते हैं। अनवर कहते हैं कि खाने कमाने के लिए तो पूरी जिंदगी पड़ी है, इस मुश्किल वक्त में मेरी गैस से अगर किसी को जिंदगी मिलती है तो यही मेरी जिंदगी का हासिल है। हमारे नुमाइंदे मेहताब आलम ने अनवर खान से इस मौके पर खास बातचीत की है, आइए देखते हैं। मुल्क में मध्य प्रदेश में कोरोना का कहर इस तरह से बढ़ा हुआ है कि हर शख्स अपने घर में घबराया हुआ है। अस्पतालों की सूरत हाल देखें तो वहाँ पर बेड नहीं है, कहीं पर ऑक्सीजन की कमी नहीं है, कहीं पर ऑक्सीजन को लेकर हम देख रहे हैं कि झगड़े हो रहे हैं, कहीं पर रेमडेसिविर इंजेक्शन को लेकर झगड़े हो रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच में भोपाल में एक ऐसा शख्स भी है जिसे हम अनवर खान कहते हैं कि माह रमज़ान के मुक़द्दस महीने में रोज़ा रखते हुए आवाम की ज़रूरत को देखते हुए सबको ऑक्सीजन पहुँचाने का काम कर रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, हमसे जो पूछते कि अनवर साहब, मुक़द्दस महीने में लोग आराम करना चाहते हैं, तिलावत करना चाहते हैं, और आप खिदमत से खुदा को तलाश कर रहे हैं। मेरे लिए तो यही खिदमत है कि मेरी ऑक्सीजन दी हुई ऑक्सीजन से किसी की ज़िंदगी बच जाए, मेरे लिए यही बड़ी खिदमत है। और मैं सबसे पहले भोपाल के और मध्य प्रदेश के सब डॉक्टरों को अपनी मेरी संस्था एके ऑक्सीजन एवं RK सेल्स एजेंसी की तरफ से मैं उनको सलूट करता हूँ, क्योंकि उनका जो काम है कोरोना वायरस के पेशेंटों के लिए वो सराहनीय है। साथ साथ भोपाल कलेक्टर अविनाश लवानिया जी का भी मैं थैंक यू अदा करना चाहता हूँ। कलेक्टर संयुक्त कलेक्टर राजेश गुप्ता जी का भी मैं पूरी तरीके से शुक्रगुजार हूँ। और उसके साथ साथ जितने भी लोग प्रशासन के हैं, मैं उनका भी थैंक यू अदा करना चाहता हूँ, क्योंकि वो कहीं ना कहीं मेरी मदद के लिए खड़े हुए हैं। उनकी मदद के बगैर मैं कुछ भी नहीं कर सकूँगा, उनकी मदद मेरे साथ है। उनकी मदद साथ है, यकीनन सभी की मदद से तभी मिलकर काम हो रहा है। ये हौसला कहाँ से मिला, क्योंकि साल भर से चल रहा है और ऑक्सीजन का पहले काम आप करते थे, लेकिन अब आपको इंतज़ार रहता है किसी का फ़ोन आए और वो मायूस
कहीं ना जाए और फ़ौरन आप हॉस्पिटल की तरफ दौड़ पाते हैं। देखिए, खाने कमाने को तो दुनिया खाती कमाती है, लेकिन कुछ ऐसे भी हमारे भारत के लोग हैं, भारतवासी हैं, जो कि वो ख़ास किस्म से बुरे वक्त में ख़ास किस्म से भारत के लोगों के साथ में हमेशा खड़े रहना चाहते हैं। मैं भी एक छोटा सा हूँ, किसी लायक नहीं हूँ, लेकिन मैं प्रयास कर रहा हूँ कि मैं किसी के काम आ जाऊँ। जैसे आपने कहा कि मैं किसी काम आ जाऊँ, मैंने देखा कि पूरा आपका घराना और आपके जितने काम करने वाले सबको आपने लगा दिया है, और रोज़े को भी आपकी फ़िक्र नहीं कि रोज़ा अफ्तार कहाँ होगा। देखिए साहब, रोज़ा जो है वो फ़र्ज़ है, अल्लाह का मामला है, लेकिन हमारे और हम जो लोग प्रभावित हैं वो भी अल्लाह के बंदे हैं, और मैं भी एक अल्लाह का बंदा हूँ। तो मेरा भी फ़र्ज़ है कि मैं उस अल्लाह के बंदे के काम आ जाऊँ जो कि बीमारी से प्रभावित है। खिदमत से खुदा को तलाश करने की बात है तो आपने किताबों में, ग्रंथों में बहुत पढ़ी होगी, लेकिन भोपाल के अनवर खान की बात करें तो अब आप देखिए कि जहाँ पर गर्मी है इतनी शिद्दत से पड़ रही है, ऑक्सीजन की कमी चारों तरफ है, अस्पतालों में एक तरह से लूट मची हुई है, लेकिन वो शख्स सिर्फ इसलिए ज़िंदा है कि लोगों को ऑक्सीजन पहुँचाए, और उसकी अगर खिदमत से किसी की जान बच सकती है तो यही उसकी ज़िंदगी का हासिल है। कैमरामैन मोहसिन खान के साथ मेहताब आलम, न्यूज़ 18 उर्दू, भोपाल। कोरोना वबा की वजह से कर्नाटक में तमाम मज़ाहिब की इबादतगाहों को 4 मई तक के लिए बंद रखने की हुकूमत ने हिदायत जारी की है। इस हिदायत के पेश नज़र कर्नाटक के अमीर शरीयत ने मुसलमानों से अपील की है कि वो घरों में ही रहकर नमाजें अदा करें। रमज़ान की खुसूसी इबादत भी घरों में रहकर अंजाम दें। 5 नमाजें 4 मई तक अपने अपने घरों में पढ़ेंगे, मस्जिदों में नहीं पढ़ेंगे। मस्जिदों में सिर्फ वही 5 आदमी, इमाम साहब, मौज़िन साहब और दूसरे उनके मददगार, यही इस तरीक़े से जैसे गुज़िश्ता लॉकडाउन में इन लोगों ने पढ़ा था, हम सब ने पढ़ा था अपने अपने घरों में, तो इस तरीक़े से हम घरों में पढ़ेंगे। तरावी की नमाज़ भी इसी तरीक़े से पढ़ेंगे, और फिर दूसरी 5 नमाज़ें भी और घरों में ही पढ़ेंगे। और फिर हमको बहुत ही नाउमीदी हुई। बस मैं तमाम मुसलमानों ने कर्नाटक से ये अर्ज़ करता हूँ कि आप तमाम हजरात इसकी पाबंदी फरमाएँ। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी का आत्मनिर्भर भारत का ऐलान मुल्क की मईशत के एक अहम मोड़ पर आया है। ITC की पेशकश और नेटवर्क 18 की खास पहल स्वाभिमान भारत में हम आपके लिए मुल्क भर से ऐसी कहानियां लाते हैं जो आत्मनिर्भरता की बेहतरीन मिसाल पेश करती है। उन्हीं कहानियों में से एक कहानी है भारत के एंटरटेनमेंट दुनिया की, जो कामयाबी की मिसालें पेश कर रही है। कॉमेडी मनोरंजन की नई लहर है जिसे हर कोई पसंद कर रहे हैं, और स्टैंड अप कॉमेडी आज भारत में बड़ा व्यवसाय बन चुका है। स्टैंड अप कॉमेडी के साथ जुड़े सामाजिक और राजनीतिक पहलुओं ने भारत के युवाओं के साथ इसे बेहतर तरीके से जोड़ा है, जो ऑनलाइन इसके सबसे बड़े उपभोक्ता हैं। Now in the last few years what's happened is that a lot of live stand-up comedy has started happening. So people are now more open to the idea of paying to watch live stand-up, which was not happening 10 years ago when we started. कॉमेडी के अलावा आज पौराणिक कथा शैली भी पसंद की जा रही है। लेखकों की बढ़ती संख्या के कारण नियमित रूप से उपन्यास बाजार में आ रहे हैं, जो बेस्ट सेलर सूचियों पर अक्सर अपना नाम दर्ज करते हैं। Indians have inherited this great storytelling tradition. Across Asia, Ramayana and Mahabharata and many of the local epics or the Tamil epics and other things have influenced a lot of cultures. They gave birth to many kind of art forms, not only in India but in places of extended India perhaps, like Cambodia, Indonesia, even up to Japan. जैसे जैसे भारत में मनोरंजन की दुनिया डिजिटल परिवर्तन से गुजर रही है, देश अपनी संस्कृति और विरासत से प्रेरणा लेकर आगे बढ़ रहा है। हिंदुस्तान से ऐसी कामयाबी की और कहानियां देखने के लिए बने रहिए नेटवर्क 18 की खास पहल ITC प्रेजेंट्स स्वाभिमान भारत के साथ। आगे बढ़ते हैं। मुल्क में कोरोना वबा अजाब बनता जा रहा है। हर तरफ ऑक्सीजन की मांग है। अस्पतालों में तमाम बिस्तर मरीजों से पुर हैं और नए मरीजों को जगह नहीं मिल पा रही है। ऐसे में दिल्ली में लोग एक दूसरे की मदद के लिए आगे आ रहे हैं, लेकिन मदद की इस राह में भी कई मुश्किलें हैं। देखिए रिपोर्ट। अस्सलामुअलैकुम, आदाब। मेरी आप सब लोगों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि जिन लोगों के पास स्टॉक में ऑक्सीजन सिलेंडर है, प्लीज़ वो हमें डोनेट करें, टीम सेवा को डोनेट करें, ताकि
हम जरूरतमंदों तक उसको पहुंचा सके। अगर इन केस आपको इमरजेंसी होगी तो हम 3 घंटे के अंदर आपको आपका सिलेंडर वापस कर देंगे। ऊपर वाला करे कि आपको उसकी जरूरत ना पड़े, लेकिन प्लीज स्टॉक मत करिए ऑक्सीजन सिलेंडर। लोगों को बहुत जरूरत है, आप ऑक्सीजन सिलेंडर डोनेट करिए ताकि जरूरतमंदों तक पहुंचे। ऊपर वाला करे कि आपको जरूरत ना पड़े। अगर इन केस आपको जरूरत पड़ती है तो हम 3 घंटे के अंदर आपके पास फिल करके आपका ऑक्सीजन सिलेंडर पहुंचा देंगे। प्लीज मेरी रिक्वेस्ट आप सबसे। शाहीन बाग से हुई इस अपील को सुनिए और उस दर्द को महसूस कीजिए कि चाह कर भी सारे जरूरतमंद लोगों की मदद नहीं हो पा रही है। एक जानिब अस्पतालों में कोरोना के मरीज के लिए बिस्तर मिलना मुश्किल हो रहा है, अस्पताल और हेल्थ सिस्टम नाकाम हो रहा है, हर तरफ तबाही का मंजर है। ऐसे में दारुल हुकूमत दिल्ली के लोग एक दूसरे की मदद के लिए हाथ बढ़ा रहे हैं। दिल्ली के ओखला शाहीन बाग इलाके के शारिब हसन और उनकी सेवा टीम लोगों को न सिर्फ ऑक्सीजन दिलवा रही है बल्कि कई लोगों के लिए सिलेंडर का भी इंतजाम कर रही है। लेकिन अब नया मसला पैदा हो रहा है, ऑक्सीजन सिलेंडर मिलना मुश्किल हो रहा है। यही वजह है कि सारे लोगों से अपील कर रहे हैं, लोग सिलेंडर की जमाखोरी न करें, सिलेंडर डोनेट करें ताकि जरूरतमंदों की मदद हो सके। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मेरी आप सब लोगों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि जिन लोगों के पास स्टॉक में ऑक्सीजन सिलेंडर है प्लीज वो हमें डोनेट करें, टीम सेवा को डोनेट करें ताकि हम जरूरतमंदों तक उसको पहुंचा सके। अगर इन केस आपको इमरजेंसी होगी तो हम 3 घंटे के अंदर आपको आपका सिलेंडर वापस कर देंगे। ऊपर वाला करे कि आपको उसकी जरूरत ना पड़े, लेकिन प्लीज स्टॉक मत करिए ऑक्सीजन सिलेंडर। लोगों को बहुत जरूरत है, आप ऑक्सीजन सिलेंडर डोनेट करिए ताकि जरूरतमंदों तक पहुंचे। ऊपर वाला करे कि आपको जरूरत ना पड़े। अगर इन केस आपको जरूरत पड़ती है तो हम 3 घंटे के अंदर आपके पास फिल करके आपका ऑक्सीजन सिलेंडर पहुंचा देंगे। प्लीज मेरी रिक्वेस्ट आप सबसे। सेवा टीम ही नहीं बल्कि कई और जगहों से लोगों की मदद हो रही है। शारिब की तरह ही शारिक हैं, ये भी लोगों की मदद में जुटे हैं। जिन लोगों के पास सिलेंडर नहीं थे, मैंने कुछ सिलेंडर शुरू में जिस दिन 2 दिन का कर्फ्यू लगा था उसी दिन जो है ये सब चीज़ें जो है हंगामा मचना शुरू हुआ था। तो मैंने तकरीबन 25-30 छोटे सिलेंडर जो है वो मैंने खरीदे थे मार्केट से। तो वो मुझे सिलेंडर जो है लगभग 4-4.5 हज़ार रुपये का पड़ा था। तो जैसे जैसे लोगों के मेरे पास फ़ोन आने शुरू हुए, मैंने उन लोगों के घरों में जो है मैंने वो सिलेंडर जो है ऑक्सीजन सिलेंडर वो मैंने लगवा दिए। तो आज मतलब यह है कि उनमें से बहुत से पेशेंट ऐसे हैं जो ठीक हो गए, लेकिन अभी बहुत सारे पेशेंट ऐसे हैं जो अभी जो है उस गैस सिलेंडर का जो है इस्तेमाल कर रहे हैं। पुरानी दिल्ली के पहाड़ी भोजला की इन तस्वीरों को देखिए, जहां पर किस तरीके से लोग अपना सिलेंडर लेकर ऑक्सीजन भरवाने पहुंच रहे हैं। हालात की नजाकत को देखते हुए आम लोगों को एहसास हो गया है कि सरकार अपनी जगह, लेकिन सभी लोगों को मुश्किल वक्त में एक दूसरे की मदद करनी होगी, तभी कोरोना जैसी मुहलिक वबा से निपटा जा सकेगा। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए दिल्ली से खुर्रम शहजाद की रिपोर्ट। कर्नाटक रियासती अक़लियती कमीशन ने वक्फ बोर्ड की कारकर्दगी को बेहतर बनाने के लिए कई अहम मशवरे दिए हैं। अक़लियती कमीशन के चेयरमैन अब्दुल अजीम ने बेंगलुरु में वक्फ बोर्ड के अफसरों की मीटिंग तलब की। इस मीटिंग में वक्फ के अहम मसाइल पर गुफ्तगू हुई। अब्दुल अजीम ने कहा कि वक्फ इमला को नाजायज कब्जों से पाक करने के लिए फौरी तौर पर टास्क फोर्स तश्कील देने की जरूरत है। चेयरमैन वक्फ बोर्ड को लिखा गया है, इसमें चंद मशवरे दिए गए हैं जिससे वो और भी इफेक्टिव काम कर सके। नंबर 1, खास बात इंडिया में फिलहाल इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। आदाब।